मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों बात इसको याद रखना है हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हाट इज क्रोजन। हमने देखा था कि क्रोजन क्या होती है और एक स्पेसिफिक मेटल मींस आयरन के हिसाब से हमने देखा था कि क्रोजन वहां पर क्या काम करती है और उस टॉपिक का नाम था रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने देखा था कि आयरन को जंग कैसे लगता है, आयरन कैसे रस्ट करता है, उसके केमिकल रिएक्शन देखे थे और देखा था कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है स्पीड अप करने के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन को। आज हम देखेंगे कुछ मेथड्स कि किस तरह हम अपने जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो आयरन के कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वहां पर रस्टिंग या क्रोजन ना हो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अगर हम अपने टॉपिक का नाम देखें तो वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। प्रिवेंशन से मुराद क्या होती है? प्रिवेंशन से मुराद होती है किसी चीज को प्रोटेक्शन देना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को प्रिवेंट करना उसके साइड इफेक्ट जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम क्रोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो हमारे मेटल्स को डिस्ट्रॉय ना करें। कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि प्रिवेंशन काज कर सकते हैं कि हमारे पास क्रोजन का जो प्रोसेस है वो रिड्यूस तरीन हो जाए। तो सबसे पहले जिसके अंदर हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है स्टेन्स एंड डेंट्स का। डेंटिंग के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि डेंटिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेसिकली लिंक्ड क्रैकिंग से। जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर जो कि स्पेसिफिकली आयरन से बनी होती है उसके अंदर क्रैक्स आते हैं तो एटमॉस्फेयर को और आयरन को इतना मौका मिल जाता है कि वो रस्ट हो सके। और स्टेन्स क्या होते हैं? स्टेन्स बेसिकली किसी भी कंपोनेंट, किसी भी सब्सटेंस के किसी भी चीज़ पे लगने वाले जो भी ज़रात होते हैं उनको स्टेन्स कहते हैं। मींस जैसे हमारे पास कोई हमने पीस ऑफ क्लॉथ लिया है, उसके ऊपर चाय जो है वो हमसे गिर गई है तो जाहिर बात है उसके ऊपर स्टेनिंग होगी है चाय की। अब चाय के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो हैं वो चाय के अंदर प्रेजेंट है और उसने हमारे पीस ऑफ क्लॉथ को क्या कर दिया है, प्योर से इम्प्योर कर दिया है। सेम इसी तरह जब किसी भी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिकली आयरन के ऊपर क्या होता है, कोई भी स्टेन्स आ जाते हैं, किसी भी सब्सटेंस के किसी भी चीज के स्टेन्स आ जाते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोवोक करता है किस चीज को, रस्टिंग ऑफ आयरन को। ठीक है। और दूसरी बात आती है डेंट्स की। डेंटिंग क्या है? क्रैकिंग। जब भी क्रैक आएगा किसी आयरन के मटेरियल के अंदर, किसी आयरन के सब्सटेंस के अंदर तो क्या होगा, वहां से एक रास्ता मिल जाएगा आयरन को रस्ट होने के लिए। तो हमने इसके लिए क्या प्रिवेंशन करनी है कि हमारे पास स्टेन और डेंट्स जो हैं वो ना प्रोड्यूस हों। तो इसका सबसे पहला हल यही है कि हमने अपनी जो हमारा पीस ऑफ सब्सटेंस है, पीस ऑफ आयरन है, उसको करना है प्रॉपरली क्लीन। जब तक आप अपने पीस ऑफ आयरन को प्रॉपरली क्लीन नहीं करोगे तो वो उतना ही ज्यादा वल्नरेबल होगा किस चीज के लिए, अटैक ऑफ रस्ट के लिए। वो उतना ही जल्दी उसके ऊपर रस्ट जो होगा वो अटैक करेगा, साइट बन जाएगा क्रोजन के लिए। और साथ साथ हमने प्रिवेंट करना है डेंटिंग से। ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, सिर्फ स्टेन के बारे में लिखा हुआ है। डेंटिंग से प्रोटेक्शन आप कैसे दे सकते हो? डेंटिंग से प्रोटेक्शन आप उस तरह दे सकते हो कि आप अपने मटेरियल की प्रोटेक्शन करो। आप सपोज आप कार के जो डोर होता है वो कैसे बना होता है, वो आयरन से बना होता है। ठीक है। उसके अंदर थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज डाली होती हैं किस चीज़ के लिए, ताकि वो हमारे पास इतना ज़्यादा उसको अफेक्ट ना कर सके, लेकिन फिर भी रस्टिंग वहाँ पर हो जाती है। तो जब भी कार जो होती है वो किसी दूसरी कार से हिट करती है, किसी भी चीज़ से हिट करती है तो उसके अंदर डेंटिंग हो जाती है। हमें इतनी विजिबल नहीं होती लेकिन वहाँ पर डेंटिंग हो रही होती है। तो हमने ये करना है ये प्रोटेक्शन कि अपने जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, उनकी टेक केयर करनी है कि ताकि उनके पास कोई भी रस्टिंग ऑफ आयरन का कोई मौका ना रहे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था पेंट्स एंड ग्रीजिंग। इसके बारे में थोड़ा सा कल भी आपको बताया था कि कैसे पेंट्स और ग्रीजिंग जो होती हैं वो काज करती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। देखो बच्चों, पेंट्स, सबसे पहले पेंट्स के बारे में समझते हैं कि हमारे पास एक पीस ऑफ आयरन है, ये प्योर एक पीस ऑफ आयरन है। अब जैसे इसको आप जाके एटमॉस्फेयर में रखोगे तो क्या होगा, जाहिर बात है ऑटोमेटिकली वहां पर रिएक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली, इसके लिए आपने कुछ नहीं, कोई इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं आपने देना है, खुद ब खुद हो रहा होता है रिएक्शन। ठीक है।
अब जैसे ही आपने इसके ऊपर पेंट किया है तो क्या हुआ है, जाहिर बात है जो आयरन की शीट है वो मुकम्मल तौर पर कवर्ड हो गई है। जब वो मुकम्मल तौर पर कवर्ड होगी तो जाहिर बात है जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स हैं वो इसको इतनी तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे लेकिन उसके ऊपर उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो पेंट होता है ये एक्ट करता है एज कवरिंग शीट, एक शीट के तौर पर एक्ट करता है जो कि प्रिवेंशन करता है क्रोजन के लिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट ने काम किया है वो क्या किया है कि उन्होंने इस तरह के कुछ पेंट सिंथेसाइज्ड किए हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेबलाइजर क्या होता है बच्चों? आपने अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर स्टेबलाइजर देखा होगा कि जब भी करंट जो होता है आपके अप्लायंसेस से आ रहा होता है, वो अगर लोड जो है वो ज़्यादा थोड़ा हो रहा होता है तो हमारी फ्रिज को अचानक बंद होने से या उसको अचानक रीस्टार्ट होने से प्रिवेंट करता है। तो स्टेबलाइजर का ये फंक्शन होता है। यही चीज़ जो होती है वो हमारे पास जो पेंट्स होते हैं वो करते हैं। पेंट्स के अंदर उन्होंने इस तरह के केमिकल्स पैदा किए होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स उनके अंदर डिजोल्व किए होते हैं। क्या होता है कि वो रस्टिंग के प्रोसेस को रिड्यूस्ड कर देते हैं या ऑटोमेटिकली उसके दरमियान ऐसी लेयर क्रिएट कर देते हैं कि जो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ये कंप्लीटली जो होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। ग्रीजिंग के बारे में आपने शायद सुना हो, मैं आपको एग्जांपल जनरल लाइफ से देती हूँ। ग्रीजिंग, आपने अपने बाइक चेन्स देखी होंगी, मींस लड़कियां भी होंगी और मेरे जो इस चैनल को देख रहे हैं लड़के भी होंगे, आपने अपनी जिंदगी में बाइक्स तो देखी होंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक्स की जो चेन होती है ना उसको अक्सर ऑयलिंग की जाती है उसके ऊपर। ऑयलिंग बेसिकली किस लिए की जाती है? ताकि फ्रिक्शन को ना हम रिड्यूस करें। तो आपको पता है कि ऑयल के अंदर क्या होता है, ऑयल के अंदर चिकनाई होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रीस। अब ये जो ग्रीस होती है प्रिवेंट करती है कि आपके साइकिल के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। इसका एक नुकसान ये होता है कि जब आप ऑयलिंग करते हो उसके ऊपर तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और डबली आपको नुकसान पहुंचाते हैं आपकी चेन को। लेकिन ये क्या प्रिवेंट करते हैं? ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं। सेम इसी तरह जब आप अपने आयरन की सरफेस को ग्रीस कर देते हो किससे? ऑयल से या किसी भी सब्सटेंस से। एपॉक्सी रीजन भी होते हैं हमारे पास सब्सटेंसेस। आपने अक्सर देखा होगा कि घर के अंदर कुछ ऐसे डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं जिसके अंदर कुछ जो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो होती हैं वो इंसर्ट की होती हैं, वो जेले टाइप मटेरियल होता है, तो उनको एपॉक्सी रीजन ही कहा जाता है। वो भी ग्रीजिंग का रोल प्ले करती हैं। और यही ग्रीजिंग और पेंटिंग क्या करती हैं? हमारी आयरन को सरफेस को मुकम्मल तौर पर कवर कर देती हैं ताकि रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस रिड्यूस हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलॉइंग। अलॉइंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि अलॉय क्या होता है। अलॉय बेसिकली मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स का। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इम्पार्ट करता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि जाहिर बात है जब दो डिफरेंट मेटल्स हमारे पास मिक्सअप होते हैं तो जो इन कॉम्बिनेशन रिजल्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं और ज्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स का। तो जो अलॉइंग होती है ना वो भी प्रिवेंट करती है किस चीज को? रस्टिंग ऑफ आयरन को। आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील, सुना भी होगा आपने इसके बारे में, स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है ना बेसिकली ये एक अलॉय ही होता है। आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है कि उसको रस्ट किया जा सके, लेकिन हम साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि आयरन को किसी दूसरे मेटल के साथ कंबाइन कर दिया है और उसका एक अलॉय बना दिया है, और उस अलॉय को उन्होंने कहा है स्टेनलेस स्टील। और ये किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये अलॉय किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है? ये अलॉय कम्बिनेशन होता है आयरन का, क्रोमियम का और निकल का। अब लास्ट पॉइंट पर आता है मेटेलिक कोटिंग। सबसे बेस्ट मेथड कि आप मेटल को ही कोट कर दो, मींस कि आप उसको ये सरफेस को अलग से पेंट ना करो, उसको आप इंडस्ट्रियल से ऐसे ही लेकर आओ कि उसके ऊपर कोटिंग हुई हो किसी और मेटल की। ये सबसे बेस्ट मेथड है किस चीज़ का? प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन का। अगर हम बात करें क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल्स की, उसके अंदर जिंक, टिन और क्रोमियम ये सबसे बेस्ट मेटल्स हैं जिनके थ्रू हम प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन कर सकते हैं। अगर हम टिन का रोल देखें ना अपनी लाइफ के अंदर, तो आपने टिन पैक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने कोका कोला देखी होगी, पेप्सी देखी होगी, तो वो अक्सर टिन पैक्स में होती है। शादियों में भी टिन पैक्स के अंदर हमें कोका कोला ये मिलती है। तो बेसिकली वो किस लिए होती है? वो प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन के लिए होती है।
वो एक किस्म का अलॉय ही होता है, उसके ऊपर मेटेलिक कोटिंग ही हुई होती है किस चीज़ की, मेटल्स की, स्पेसिफिकली टिन की। तो इसको टिन पैकिंग कहते हैं। ये किस लिए की जाती है, ताकि जो हमारे पास एक सब्सटेंस है उसको काफ़ी देर तक हम रख सकें, ठीक है, वो इतनी जल्दी हमारे पास डिग्रेडेबल ना हो सके और वो काफ़ी लंबा अपना टाइम स्पैन जो है वो कंप्लीट कर सके। नो डाउट कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को ये पोल्यूट करता है, क्योंकि जाहिर बात है कि किस्म का एक हमारे नेचर के अंदर ये पोल्यूशन काज कर रहा है, ठीक है। हमारी नेचर के अंदर सिर्फ हमने वही चीज़ें रखनी है, उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करना है जो कि जल्दी डिग्रेडेबल हो या फिर बायोडिग्रेडेबल हो। ये इतनी जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होता, ठीक है, इसको टाइम लगता है। आप अक्सर जब अपने स्कूल या कॉलेजेस में जा रहे होते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर साइड पे आपने देखा कोई टिन पैक होता है, वो वैसे ही पड़ा होता है। किसी कार के नीचे आ गया तो उसकी शेप वगैरह चेंज हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी देर तक वैसे ही पड़ा रहता है, साल के साल गुजर जाते हैं, वो ऐसे ही रहता है। ये उसका सबसे नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि ये हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है। नो डाउट कि इसका ये अच्छा फीचर है कि ये रस्ट नहीं कर रहा, आयरन को रस्ट नहीं कर रहा, हमें एक चीज़ मिल गई है कि जिसके थ्रू हम अपनी ये डेली लाइफ के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकें। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यही है कि ये हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, और हमने एज अ केमिस्ट वो चीज़ें अपनी इन्वायरमेंट में नहीं रहने देनी जो कि हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें। प्लास्टिक भी है, ठीक है, उसको भी हमने अपनी इन्वायरमेंट में नहीं रखना। रिमूवल ऑफ स्टेन्स, द रीजन ऑफ द स्टेन इन एन आयरन रोड एक्ट एज साइट फॉर corrosion. If the surface of iron is properly cleaned and the stains are removed, it would prevent rusting. Paints and greasing. Greasing or painting of the surface can prevent the rusting of iron. With development of technologies, modern paints contain a combination of chemicals called as stabilizers. मैंने आपको stabilizers का पहले ही डिटेल में बताया कि stabilizers क्या होते हैं. That provide protection against the corrosion in addition to prevention against the weathering and other atmospheric effects. ओके बच्चों, आप में से कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम ये वेदरिंग क्या होती है। केमिस्ट्री के अंदर वेदरिंग जो होती है, बेसिकली ये जो हमारे पास आयरन रॉक्स होते हैं ना, इनका ब्रेकडाउन होता है, इसको वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। अब वेदरिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसकी एक टाइप्स जो है उसका नाम है केमिकल वेदरिंग, जो कि इस रस्टिंग के अंदर हम पढ़ते हैं। केमिकल वेदरिंग है ना, बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन कैसे होती है, ऑक्सीजन तब होती है जब हमारे पास ऑक्सीजन होता है वो किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल रस्ट में हमने देखा ना किस तरह ऑक्सीजन जो होता है वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है और रस्टिंग का प्रोसेस इंक्रीज करता है और रस्टिंग होती है। सेम इसी तरह वेदरिंग जो होती है वो यही होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेटल्स हैं वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और एक सब्सटेंस को या किसी भी कंपाउंड को, कोई भी चीज़ को वो इफेक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है वेदरिंग। Alloy is a homogeneous mixture of one metal with another metal or the metals or non-metals. Alloying of iron with other metals has proved to be very successful technique against rusting. The best example of alloying the stainless steel, which is good combination of iron, chromium and nickel. Most important बच्चों, बात इसको याद रखना है हमेशा। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आने हैं तो उन्होंने आपको बुक में ही से देना है और उन्हें पूछना है आपको कि सबसे अच्छा अलॉय जो है वो करोजन के लिए कौन सा है। तो आपके ज़हन में अब्रप्टली आना चाहिए कि हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील का अलॉय होता है वो सबसे बेहतरीन अलॉय होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स का। जब डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स का कॉम्बिनेशन होगा तो वो डिफरेंट मेटल्स होंगे, वो अपनी प्रॉपर्टीज देंगे। जब अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देंगे तो वो एक अपने सब्सटेंस को या स्टेनलेस स्टील को वो इतना अच्छा कर देंगे कि वो रेजिस्टेंट हो जाएगा किस चीज़ के लिए, करोजन के लिए। Metallic coating. The best method for protection against the corrosion of metal exposed to acidic condition is coating with the metal with other metal. Corrosion resistant materials like zinc, tin, and chromium are coated on the surface of iron to protect it from corrosion. It is most widely applied technique in the food industry where food is tin packed. नो डाउट कि जो टिन पैकिंग होती है हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को इंक्रीज कर रही होती है। और वैसे भी जो टिन होता है ये हमारे पास रिसाइकल्ड और रीयूज मटेरियल से ही बार बार बनता है। और अब देख लो कि जब एक सब्सटेंस जो होगा वो उसको इतनी दफ़ा आप रिसाइकल या रीयूज करोगे, नो डाउट कि अच्छी चीज़ है कि आपको रिसाइकलिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर फिर इम्प्योरिटीज़ बहुत आ जाती हैं, वो बार बार रिसाइकल हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है। अब जो प्लास्टिक की बोतल हम इसके अंदर कोक वगैरह पीते हैं तो वो भी रिसाइकल्ड हो रही हैं, वो भी रीयूज हो रही हैं। वो जो एक दफ़ा चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई उसका जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सेम इसी तरह की जो अब टिन पैक्ड है, हमारे पास कोक्स आ रही हैं या कोई भी आ रही हैं चीज़ें आ रही हैं, ड्रिंक्स आ रही हैं, वो क्या है, वो हमें तो इतना इफेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई है। लेकिन जैसे ही ये वाटर के अंदर जाके शामिल होती हैं तो हमारे पास जो इकोसिस्टम है, हमारा पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ है, उसको बहुत नुकसान देती हैं। ये जो टिन होता है ये तो मैं कहती हूँ कि
मतलब कि फंजाई को और प्लैंकटन को। ये प्लैंकटन जो होते हैं ये हमारे पास जो अंडर सी जो प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है। उनके लिए तो इतना ये नुकसान है कि उनको 1 मिनट में ख़त्म कर देता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड यूज़ ऑफ टिन कैंस। द कंटेनर्स ऑफ आयरन आर कोटेड विद टिन टू गिव इट लॉन्गर लाइफ। मेटालिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। अब इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, गैल्वेनिक से भी हल कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कवरिंग कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम कल का टॉपिक है उसमें देखेंगे। अब मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स ऐड की हैं जिसके थ्रू मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि मुझे पता है बस इतना टाइम नहीं होगा कि आप जाके अपने गूगल के ऊपर सर्च करो कि रस्टिंग क्या होती है, उसको देख सको। ठीक है, तो देखा करो टाइम निकाल के और चीज़ें डिस्कवर करो न्यू। तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये है हमारे पास रस्टिंग। आप कलर चेक करे हुए, कलर मैंने आपको कल बताया था कि ये है डार्क ऑरेंज ब्राउन कलर। देख रहे हो आप कैसे ये हमारे पास आयरन के नेल्स या कोई क्लिपर से पड़े हुए हैं। ठीक है, और कैसे रस्टिंग हुई है और इसने उसके पूरे कलर को डीकलराइज कर दिया है। कितना ये विगरस रिएक्शन हो रहा है। दूसरी साइड पर देखो कि आप पहले इसको देखो, ये एक बार सी लगी हुई है। ठीक है, अब इसको पेंट किया जा रहा है कि इसको फर्दर क्रोजन से प्रिवेंट किया जा सके। ये तभी कर देना चाहिए जब हमारे पास, जब हम इनको लगाते हैं, बार्स को लगा रहे होते हैं, तो तभी हमें फौरन पेंट कर देना ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो सके। दूसरी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास मैंने आपको पहले बताई है, ये चेन की है। जैसे ही आप अपने साइकिल्स को या बाइक्स को रखोगे हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑटोमेटिकली वहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होगा और हमारे पास जो रस्ट होगी टेक प्लेस करेगी। तो इसलिए उनको थोड़ी सी पोस्ट ग्रीजिंग की जाती है उनके ऊपर, ताकि वो हमारे रस्टिंग के प्रोसेस को रिड्यूस्ड कर सकें बहुत हद तक। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाया है और एज अ स्टोरी ही आपको बताया है, ताकि आपको इस तरह याद रहे कि कैसे हम क्रोजन को रिड्यूस्ड कर सकते हैं और किस तरह हम कर सकते हैं कि, और किस तरह के मेटल्स हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की प्रिवेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो और रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रॉब्लम रिड्यूस तक हो जाए। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।